आगाज करते हैं लेक्चर नंबर 30 हमारा। आज के लेक्चर में हम एक तो टेस्ट टू की डिस्कशन नहीं हुई ना हमारी, अभी टेस्ट 2 की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद होम असाइनमेंट जो प्रीवियस लेक्चर में आपको दी थी उसको डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो सकेगी, 1-2 क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे प्रोबेबली। फिर इसके बाद आज का लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करना है अपना, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से रिलेटेड। तो पहले टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट 2 अपने सामने रखिए, है ना आपके पास भाई? टेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, सोल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूट। चलिए क्या चक्कर, हम उनको नहीं, हम क्लास में 1 मिनट हारिए, क्या हम जिस दिन टेस्ट होता है उससे अगले दिन क्लास में सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? करते जी, सोल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टेस्ट 2 का किया हुआ कितने किया? तो भाईजान अब जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन या जो अपने घर छोड़ आए हैं, अब उनको हर रोज थोड़ी प्रोवाइड करेंगे यार, ऐसे तो ना करें। जिनके पास ये क्वेश्चन ये टेस्ट नहीं है, साथ वाले से 10 सेकंड के लिए टेस्ट लेके उसकी पिक्चर बनाएं और मोबाइल पे देखें। टेस्ट 2 का सलूशन नहीं मिला तो भैया तेरे को कहां से मिला? वो कह रहा है मैंने दिया क्लास में। भाईजान क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, घर जाके नहीं डिलीवर करना होता हमने। तो इसको कैसे मिल गया? और कितने स्टूडेंट के पास सलूशन है? सलूशन ये इनको कहां से मिल गया यार? ऐसे ना करें। चलें फिलहाल आप टेस्ट की कॉपी ले, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, टाइम जाया हो रहा है। छोटे भाई जी भाई, ये वाली जो थोड़ी सी जगह है ना, थोड़ी सी इसको हाँ थोड़ा दाएं बाएं होके हाँ, आने वाले को ताकि प्रॉब्लम ना हो, गुजरने वाले को प्रॉब्लम ना, ये रास्ता जरा छोड़ दीजिए जी। टेस्ट 2 हमारा सबसे पहले कह रहे हैं 5 क्वेश्चन, 5 के 5 आपको पता है हमारे किसी पेपर में ऑप्शन चॉइस नहीं होती। आंसर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ब्लैक पेन से करना है, ब्लू पेन किसी और कलर से नहीं करना। अटेम्प्ट ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन ए न्यू पेज। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन लिखा है कि ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखा, तो दोनों का मतलब समझ के ना, हर पार्ट भी लादा है पेज पे करना होता है आपने। आगे चलो, एग्जाम में इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन वैसे हम नॉर्मली प्रैक्टिस हमारी इसी तरह ना भाई कि अगर स्टूडेंट ने गलती से सेम पेज पे भी कोई पार्ट अटेम्प्ट कर दिया है तो हम चेक कर लेते हैं, हम कर दिया करें चेक, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया करें कि भाईजान जी। चले बहरहाल कोशिश करें इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन वेदर सईद डिसीजन टू इंप्लीमेंट ऑडिट प्रोसीजर इज राइट। अब हमें नहीं पता सईद का प्रोसीजर क्या है, इसका नजर थोड़ा टाइट करने की कोशिश करें। हाँ थोड़ा ब्लर सा आ रहा है। हाँ ये नहीं ये ना, इसको यहाँ से घुमाएं, इसको यहाँ से घुमाएं ना, ये क्लियर हो जाता है जी। तो कह रहा बताइए प्रोसीजर राइट है कि रॉन्ग है, उसका डिसीजन राइट है कि रॉन्ग। डिसीजन के ऊपर कमेंट, डिसीजन नहीं पता हमें क्या है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। शाबाश। सईद हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर फॉर जैगुआर मोटर्स लिमिटेड। अच्छा, अपॉइंटेड इनिशियल ऑडिटर के रिकरिंग ऑडिटर? इनिशियल ऑडिटर। एंड ही हैज टू मेक हिज ऑडिट प्लान, और उसने ऑडिट प्लान, ये ऑडिट प्लान क्या होता है भला? हम एक होता है ऑडिट स्ट्रेटजी, एक होता है ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी होती है कि ओवरऑल ऑडिट से रिलेटेड डिसीजंस करने, कि ऐसे डिसीजन जो पूरे ऑडिट को इफेक्ट करते हैं। और ऑडिट प्लान का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि हमने इंडिविजुअल एरिया जैसे सेल है, परचेज है, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह, इन पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी भी रिटन फॉर्म में है, ऑडिट प्लान भी रिटन फॉर्म में है। ऑडिट स्ट्रेटजी भी प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करने से पहले प्लानिंग स्टेज पे प्रिपेयर की जाती है। ऑडिट प्लान भी प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करने से पहले प्लानिंग स्टेज पे प्रिपेयर किया जाता है। फर्क सिर्फ यह है कि ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट के लिए सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट होती है, जबकि ऑडिट प्लान हर एरिया के लिए डिफरेंट होता है। यानी सेल्स का ऑडिट प्लान डिफरेंट होगा, परचेजेस का ऑडिट प्लान डिफरेंट होगा, डेटर्स का ऑडिट प्लान डिफरेंट होगा, क्रेडिटर्स का ऑडिट प्लान डिफरेंट होगा। प्रैक्टिकली जब आपको किसी टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा, आपके सीनियर आपको कहेंगे, मैनेजर आपसे कहेगा जाओ भाई बैंक का एरिया वेरीफाई करो, तो आपने अगला सवाल क्या करना है? सर बैंक का ऑडिट प्लान तो दे दीजिए जिसके ऊपर लिखा हो कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ताकि मैं उन्हीं प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूं जो प्लान डिसाइड हो चुका है। ये प्लान हमारे सीनियर डिसाइड करते हैं, हम जूनियर्स ने इसके ऊपर अमल करना होता है। इस पे प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर नंबर 1, 2, 3, प्रोसीजर नंबर 4, प्रोसीजर नंबर 5, लिस्ट बनी होती है। अच्छा बताइए अगर कंसेप्ट समझ आया, हर एरिया का ऑडिट प्लान डिफरेंट है, जैसे सेल्स के प्रोसीजर डिफरेंट हो गए, ये तो अंडरस्टूड है। एक क्लाइंट में जो सेल्स का ऑडिट प्लान होगा और दूसरे क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए अगर हम जाएं, वही सेल्स प्लान यूज करेंगे, ऑडिट प्लान क्या डिफरेंट होगा?
शाबाश डिफरेंट हो, क्यों? रिस्क असेसमेंट की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है, दोनों के रिस्क डिफरेंट हो गए, ठीक है। जिस क्लाइंट के रिस्क कम है वहां पे हमारे ऑडिट प्लान में प्रोसीजर कम होंगे, जिसमें हाँ बिल्कुल हो सकता है किसी क्लाइंट के ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो, किसी क्लाइंट के ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो ही ना। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसके कंट्रोल्स वीक थे। जिसके कंट्रोल्स वीक थे उसमें टेस्ट कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और जिसके कंट्रोल स्ट्रांग है, इसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें ऑडिट प्लान के ना 3 हिस्से होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसी तरह हो सकता है कि किसी क्लाइंट के ऑडिट प्लान में सेल्स में सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो, किसी में सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा हो, वो तो डिपेंड करता है रिस्क पे, ठीक है। तो ऑडिट प्लान समझ आया किसको कहते हैं? आगे चलते हैं। कह रहा है, he delegates it to the engagement team to assess the internal control system and to decide the nature, timing and extent of audit procedure to be applied। अब वो जो साकिब है उसने ऑडिट प्लान बनाना है, तो जाहिर है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल को असेस करना पड़ेगा, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, उसके लिहाज से फिर डिसाइड किया जाएगा प्रोसीजर कम हो ज्यादा हो। फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही फाइंड्स दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर क्वाइट एडिक्वेट एंड वेरी इफेक्टिव। उससे पता चला इंटरनल कंट्रोल्स तो बहुत अच्छे हैं। The audit team members therefore proposes that certain areas need not be checked at all। उन्होंने कहा इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो कुछ एरियाज को स्किप कर देते हैं, चेक ही नहीं कर। However, Saeed instructs them to carry out less extensive audit procedure for each area। लेकिन सईद ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे ना करो, स्किप ना करो, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग भी है, स्किप ना करो, कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कम कर दो, लेकिन करो जरूर। सईद का फैसला ठीक है कि गलत? बिल्कुल। याद रखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना मर्जी स्ट्रांग हो वो कभी परफेक्ट नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की कम तो कर दें एक्सटेंड, उनको टोटली मेड नहीं करना। स्टैंडर्ड कहता है आपने हर एरिया पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है, हर एरिया पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो ऑप्शनल है ना, चाहे करें चाहे ना करें। भाई कंट्रोल स्ट्रांग है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करें, नहीं है तो नहीं करें। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया में होंगे, कम या ज्यादा हो सकते हैं। एक स्टूडेंट कहने लगा सर आपने कहा था ऑडिटर सैम्पलिंग बेस पे काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज को वेरीफाई करेगा कुछ को नहीं? सैम्पलिंग का ये मतलब नहीं है एरिया हर एक वेरीफाई होगा। हाँ, सैम्पलिंग का मतलब उस एरिया के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, कुछ को किया जाएगा कुछ को नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो उसने पूछा ही नहीं, वो तो कर चुका है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट शायद वो कर चुका है, असेसमेंट के बाद ही उसे पता चला ना क्या एडिक्वेट इफेक्ट। अब तो वो हमसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात कर रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ये? आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा, ये इस टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना चाहता हूं, चाहे हमारा आज का लेक्चर क्यों ना निकल जाए। कह रहा है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। दीज प्रोसीजर कैन बी यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ आ गई है? 7 प्रोसीजर है, चाहे उन्हें रिस्क असेसमेंट में यूज करें, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे करें, चाहे सब्सटेंटिव पे करें। हाँ, स्टैंडर्ड ने ये कहा है रिस्क असेसमेंट में 4 तो लाजमी करने हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और 4th कौन सा है? एनालिटिकल प्रोसीजर। बाकी मर्जियां करो ना करो। कह रहा है ये जो नीचे प्रोसीजर बताया है ना, आपने क्या करना है, हर प्रोसीजर में बताना है एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच इट रिलेट, यानी ये प्रोसीजर किस एरिया में परफॉर्म होता है। ये रिपेयर एक्सपेंसेस में होगा कि सैलरीज एक्सपेंस में, ये डेटर्स में होगा कि क्रेडिटर्स में, इन्वेंट्री में होगा कि फिक्स एसेट्स में, बताना है एरिया। और फिर उस एरिया के अंदर अजर्शन कौन सी एड्रेस हो, आपको बताया था ना, एरिया को वेरीफाई करते हुए हम हर एरिया की 6 अजर्शंस बनाते हैं, और हम प्रोसीजर बेसिकली एरिया को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। टेक्निकली क्या कर रहे होते हैं? अजर्शन को परफॉर्म। जब सारी अजर्शन वेरीफाई हो जाती है तो उसका मतलब एरिया वेरीफाई हो गया। तो अब ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि क्या आप इस काबिल है कि कोई भी प्रोसीजर आपके सामने रखा जाए, आपको पता चल जाए किस एरिया से ताल्लुक रखता है और फिर किस अजर्शन से ताल्लुक रखता है। इसमें अहम चीज जो है वो एरिया आइडेंटिफाई करना ज्यादा अहम है। अजर्शंस आइडेंटिफाई करना अहम तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं अहम है। समझ ले, ये 100% इंपोर्टेंट है तो ये 70% इंपोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा, अजर्शन में सम टाइम ऊंच नीच हो सकती है। मे बी इनके ख्याल में एक प्रोसीजर से एक अजर्शन वेरीफाई हो रही है, इनके ख्याल में एक प्रोसीजर से 2 अजर्शन भी वेरीफाई हो सकती हैं।
इन्होंने एक लिखी, इन्होंने दो लिख दी, है दोनों रेलिवेंट, जजमेंट है बिल्कुल, कौन सही कौन गलत, दोनों सही। इनके ख्याल में हो सकता है एक प्रोसीजर में कोई और असर्शन हो, इनके ख्याल में कोई और। कुछ प्रोसीजर्स में ये होता है कि वो 2 in 1 3 in 1 हो सकता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपने किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखे हैं, तो इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई हुई, इसमें क्लियर है कौन सी असर्शन है। इसमें अगर आप एग्जिस्टेंस कहेंगे तो गलत होगा, इसमें क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्लियर हुई है बात। अच्छा, ये नहीं हम डिसाइड करेंगे कि ये इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है, कौन सा प्रोसीजर है। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट एरिया बताओ, एरिया की असर्शन बताओ, रिक्वायरमेंट समझ आ गई। पहला, परफॉर्म टेस्ट काउंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स एट ईयर एंड। ये प्रोसीजर समझ आ रहा है। ईयर एंड पे जो टेंजिबल एसेट्स थे हमने उनको टेस्ट काउंट किया, फिजिकली वेरीफाई किया, फिजिकली कौन सी असर्शन। अच्छा, एरिया कौन से, ये प्रोसीजर कौन कौन से एरिया पे परफॉर्म हो सकता है, फिक्स एसेट पे, इन्वेंटरी पे भी तो हो सकता है, क्योंकि उसने टेंजिबल एसेट का, टेंजिबल फिक्स एसेट तो नहीं का, तो ये किस पे हो सकता है, इन्वेंटरी पे, फिक्स एसेट पे। डेटर्स पे कैसे हो सकता है, डेटर्स को जाके हाथ लगा के देखें जिंदा है कि नहीं। डेटर्स को हम टेंजिबल एसेट्स की एग्जिस्टेंस को चेक करना हो ना, तो टेस्ट काउंट यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। अगर डेटर्स क्रेडिटर वगैरह की एग्जिस्टेंस को चेक करना हो ना, तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। बताइए, बैंक के केस में दो प्रोसीजर बता रहा हूं, एक रेलिवेंट है, एक इरेलीवेंट। बैंक के केस में एक है फिजिकल वेरिफिकेशन, दूसरा है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन रेलिवेंट है, शाबाश, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रेलिवेंट। कैश के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन का कंफर्मेशन, कैश इन हैंड है, फिजिकल वेरिफिकेशन, शाबाश जी। तो वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो जाके क्लाइंट के साथ डील कर, लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती। वहां पे जाके हम उसे ये नहीं कहते कि बताओ भाई हमारे क्लाइंट का जो उसने कैश रखवाया कहाँ तुमने रखा है, चेक करवाओ, किस तिजोरी हम गिनेंगे। वो कहते नहीं भाई वो बैलेंस कंफर्म कर रहा है, कैश तो हमारे पास आता जाता रहता है। सेकंड, डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरीज एक्सपेंसेस। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अंदाजा लगाना है सैलरीज एक्सपेंस कितना होगा। हाँ, जिस तरीके से आप टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर की सैलरी की एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं ना, अच्छा क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट की फीस इतनी है तो सारा पैसा सर को जाता होगा। कॉलेज वाले तो कहते होंगे नहीं हम तो बस एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, सारे पैसे स्टूडेंट से लेके टीचर की जेब में डाल दे, यही असम्पशन होती है ना, इसी की कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं, एक्सपेक्टेशन, इसी तरह ये अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन आपका डाटा रिलायबल नहीं होता, उसमें कुछ असम्पशंस आप गलत कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल इसी तरह प्रैक्टिकली ऑडिटर भी क्लाइंट की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि क्लाइंट के कितने एम्प्लॉयज हैं, हर एक की एवरेज सैलरी कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 12 से मल्टीप्लाई किया और अंदाजा लगाता है पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस कितना होगा, फिर देखता है उतना ही रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश। एक्सपेक्टेशन डेवलप की, फिर इस एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल एक्सपेंस के साथ कंपेयर करता है और इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंस। अब बताइए ये प्रोसीजर किस एरिया से रिलेट कर रहा है। डेफिनेटली सैलरीज एक्सपेंस में कर रहे हैं तो सैलरीज एक्सपेंस ही होगा। सैलरीज एक्सपेंस असर्शन कौन सी वेरीफाई होती है, एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, लेकिन असल में एक्यूरेसी से ज्यादा अहम है कंप्लीटनेस और अकरेंस। हमेशा एनालिटिकल प्रोसीजर दो असर्शन वेरीफाई करता है, हमेशा कंप्लीटनेस और अकरेंस। आप सिर्फ अकरेंस लिख दें वो भी ठीक है, सिर्फ कंप्लीटनेस लिख दें वो भी ठीक है, अकरेंस कंप्लीटनेस दोनों लिख दें बेहतरीन, बेहतरीन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थर्ड जी जी, फर्स्ट में कैश के साथ बैंक भी लिखा हुआ है। नहीं सिर्फ कैश कर दे, बैंक में नहीं होगा, कैश के साथ बैंक में नहीं, सिर्फ ये कैश में होगा। नहीं, बैंक में जाके नहीं देखते होते भाई, नहीं देखते होते, ये नोट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा बात, मैं चेक करूंगा। थर्ड, सेलेक्टिंग अप्रूव सेल्स ऑर्डर एंड एग्जामिनिंग देयर रिलेटेड जीडी एंड गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइसेस एंड पोस्टिंग इन सेल जर्नल। एरिया कौन सा है, शाबाश। असर्शन कौन सी है, कंप्लीटनेस। पता है ना कंप्लीटनेस, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सैंपल उठा के रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करें तो कौन सी है, कंप्लीटनेस की असर्शन। और अगर रिकॉर्डेड अमाउंट से सैंपल उठा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक, अकरेंस, तो ये कौन सी है, कंप्लीटनेस। क्लियर होगी ये बात जी भाई। नहीं, हमने अगर कहीं पे याद रखें, अगर डबल एंट्री सिस्टम है ना,
तो उनका कहना यह है कि सर इसमें सेल्स के साथ इन्वेंट्री भी नहीं आ सकता। देखिए उस तरह तो फिर डेटर भी आ सकता है, अगर ट्रांजैक्शन इसका कैश भी आ सकता है। हमने जो डायरेक्टली उस जिससे रिलेट करें ना ट्रांजैक्शन, वो एरिया बताना है, वो एरिया बताना है। तो ये डायरेक्टली किस एरिया की ट्रांजैक्शन है? सेल्स की। दूसरा इफेक्ट दूसरे एरियाज पे आ सकता है डेटर्स पे, जैसे ये प्रोसीजर डेटर्स के लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स को वेरीफाई करना है। इनडायरेक्टली कोई दूसरा एरिया थोड़ा सा वेरीफाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन असर इसका आप अगर डेटर्स लिख देंगे वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि मैं नहीं चाहता आपका एनालिसिस मल्टीपल जगहों पे जाए, इतना डिटेल एनालिसिस करें, आप सिर्फ एक सबसे अहम चीज आइडेंटिफाई कर दें, वो भी काफी है मेरे लिए। तो सबसे अहम एरिया कौन सा? सेल्स, ठीक है। वरना अगर मैंने यहाँ पे आपको डेटा दूसरा, तो फिर आप हर प्रोसीजर में सोचना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं चाह रहा। आगे चलते हैं। 4, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ए सैंपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एग्री टू फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या ले, और कौन सी दर्शन? एक्यूरेसी। शाबाश शाबाश। अच्छा बताइए ये एनालिटिकल प्रोसीजर तो नहीं है? नहीं, ये सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। ये क्लियर? 4th, 5th, डिस्कस द पोटेंशियल ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स विद इन्वेंटरी मैनेजर। इन्वेंटरी असर्शन कौन सी है? वैल्यूएशन है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, लोकेशन, क्योंकि अगर इन्वेंटरी ऑब्सोलीट हो गई है तो उसकी वैल्यूएशन का मसला है। इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होगी तो उसकी वैल्यू गलत है। हाँ जी, पूरी असर्शन लिखेंगे, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ये क्लियर हो गया? 5th। 6th, confirming the balance and other information from entities bank through confirmation। बैंक, शाबाश, बैंक और लोन भी ठीक है, लोन भी ठीक है, लेकिन पहले बैंक, क्योंकि इसने बैंक, हाँ लोन के लिए भी कंफर्म करवा सकते हैं। असर्शन कौन सी है? कंप्लीट, कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बैंक ने दी है कि नहीं, क्लाइंट ने दी है कि प्रोवाइड किया कि नहीं की। कंप्लीटनेस भी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी, कि पता है अगर बैंक कंफर्म कर देगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। एग्जिस्टेंस भी, कि बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पता है असल में ना एसेट्स होते हैं दो तरह के, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी। एक होता है फिजिकल एसेट, एक होता है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का भी ये एडवांस टर्म है, सिक्योरिटी। जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ये कंफर्मेशन से कंफर्म होते हैं, फिजिकल एसेट्स टेस्ट काउंट या फिजिकल वेरिफिकेशन से होते हैं। तो इसमें चूंकि ये एक तरह से हमारा फाइनेंशियल एसेट है तो हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होगी। एग्रीड? बैंक के केस में इसका मतलब है प्रोसीजर हमारा एक कंफर्मेशन, लेकिन उसमें एक से ज्यादा असर्शन वेरीफाई हो रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है एक प्रोसीजर से एक से ज्यादा असर्शन वेरीफाई हो? यस पॉसिबल है, हो रहा है ना। कंफर्मेशन उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट ने इंटरेस्ट, आप काउंटिंग में करते होते थे, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मैं खुद भी ऐसे करता था, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना तो लोन नॉन करंट लायबिलिटी होती थी, इंटरेस्ट भी उसके साथ ऐड करके टोटल फिगर लिख देते थे। तो फिर बाद में जाके पता चला लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी है, उसको अलग करना है। क्लासिफिकेशन गलत हो जाती है अगर आप उसको लोन की अमाउंट में ऐड करते हैं। जी नहीं, फाइनेंशियल एसेट में भाई मैं वैसे बता दिया आपको, आप हाँ हमारे स्कोप में नहीं है कि कौन सा एसेट फाइनेंशियल है कौन सा नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें मैंने किस एरिया में बताया आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, किस में कंफर्मेशन करनी है, बस बस। एक्यूरेसी भी आ सकता है कि इंटरेस्ट सही कैलकुलेट किया कि नहीं, बैंक उससे भी कंफर्म हो जाएगा। नहीं कुछ भी नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे ना करें, सारे प्रोसीजर की ऐसी के तैसी फेर दें। ये तो फिर एक सेकंड में हो गया, कुछ भी आ सकता है। सोचे जो आपके जहन में आए वो लिख दे, तो इतना कलपने की क्या जरूरत है मुझे? ऐसे ना करें, नहीं कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। कुछ प्रोसीजर में एक से ज्यादा असर्शंस आ सकती हैं, लेकिन ये आ सकता है। पहली एग्जांपल ही मैंने इसलिए स्टार्ट की थी, वो जो डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से गाइड करना, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा ना स्टूडेंट इसमें सोचना पड़ता है, तंग आके स्टूडेंट कहता है जो भी आया कर देंगे, लिख दे, ऐसे नहीं सोचना है थोड़ा। 7, watching client personnel taking a physical count of tangible assets to check whether company procedure are being followed। अब हम खुद नहीं स्टॉक टेकिंग कर रहे, क्लाइंट स्टॉक टेकिंग कर रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं नहीं, लेकिन एरिया कौन सा है? इन्वेंट्री है। नहीं कहां लिखा है इन्वेंट्री? टेंजिबल, तो टेंजिबल एसेट में सिर्फ इन्वेंट्री होता है क्या? इन्वेंट्री भी है, फिक्स एसेट भी है, कैश भी है, ये एरिया है। असर्शन कौन सी? एग्जिस्टेंस, शाबाश। और अगर क्लाइंट स्टॉक टेकिंग के दौरान में ऑब्सोलीट आइटम, एक प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन में एक प्रोसीजर ये भी हो कि जो तुम्हें खराब आइटम नजर आए ना उन्हें अलग-अलग करते जाओ, तो फिर एग्जिस्टेंस के साथ साथ
एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन की असर्शन भी वेरीफाई हो रही होगी। क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। 8 कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर कंपेयर विद प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट कोई एरिया नहीं होता, प्रॉफिट को हमने वेरीफाई नहीं कर। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एरिया, प्रॉफिट तो उनका टोटल है, नेट है, तो एरिया सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल, कट ऑफ नहीं है। ये असल में एनालिटिकल प्रोसीजर है, रेशियो जितनी भी होती है एनालिटिकल प्रोसीजर है। कंप्लीटनेस और अकरेंस, कंप्लीटनेस और अकरेंस, कुछ समझ आया? मुश्किल लग रहा है? जिधर कैलकुलेट आ गया उधर नहीं, वो कैलकुलेट करना है हमने कि कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैलकुलेट जीपी रेशो। अगर ये कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता, कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड डेट होता, फिर आपकी बात ठीक है, फिर एक्यूरेसी भी आ जाता। यहां पे भी अकरेंस और कंप्लीटनेस लिखने के बाद एक्यूरेसी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अहम है अकरेंस और कंप्लीटनेस। 9 प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। बैंक असर्शन कौन सी है? एक्यूरेसी वाली भी आ गई और कंप्लीटनेस, क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन क्लाइंट ने रिगार्ड ना की हो, कंप्लीटनेस भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई। अकरेंस बैंक के लिए रेलिवेंट असर्शन नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट बैलेंस का एरिया। 10 चेकिंग टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट। एरिया बताइए पहले। फिक्स एसेट, असर्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, शाबाश। इसमें क्या कुछ भी आ सकता है? कुछ भी नहीं। क्या इसमें एग्जिस्टेंस आ सकते हैं, वैल्यूएशन एलोकेशन आ सकते हैं, डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं आ सकते। रिव्यू ए सैंपल ऑफ टाइम शीट और क्लॉक कार्ड फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ओवर टाइम बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ये टाइम शीट या टाइम कार्ड पता है आपको क्या होता है? एम्प्लॉय, ये हमारे जो टीए, आपके तो केस में इस तरह नहीं होता, स्टूडेंट के केस में जो हमारे असिस्टेंट है ना, वो आते हैं ना, तो एक मशीन है वहां पे निशान लगाते हैं, इनकी टाइम इनकी एंट्री लग जाती है, जाते हुए फिर निशान लगाते हैं, टाइम आउट की एंट्री लग जाती है। ये जिस पेज के ऊपर एंट्री हो रही होती है ना, ये तो थोड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसे कहते हैं टाइम शीट और क्लॉक कार्ड। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई टेस्ट ज्यादा हो तो किसी टीए को एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसको चेक करना पड़ता है, तो कभी ओवर टाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन ओवर टाइम की पहले अप्रूवल ऑथराइजेशन होनी चाहिए, वरना क्या होगा, सारे ओवर टाइम लगा रहे बैठे होंगे। सारे एम्प्लॉइज नॉर्मली ऐसा करते हैं, हमारे टीएस नहीं ऐसा करते, लेकिन एम्प्लॉइज नॉर्मली ऐसा करते हैं। अगर उन्हें पता होना कि ओवर टाइम मिलेगा, सारा दिन कोई नहीं काम करेंगे, 4 बजे काम करना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे सर देखिए हम काम करते रहे हैं 5 बजे के बाद बैठ के। तो इसीलिए एक सीनियर मैनेजर को रिव्यू करना चाहिए कि वाकई एक्स्ट्रा काम है कि नहीं, ओवर टाइम की जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत है फिर उसको प्रूव करता है, फिर पैसे मिलते हैं ओवर टाइम के। हम ये देख रहे हैं कि क्या ऑथराइजेशन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कर रहा है। एरिया कौन सा है? सैलरी। असर्शन कौन सी है? अकरेंस। वाकई ही इतना काम हुआ कि नहीं, जिसका उन्हें ओवर टाइम मिलेगा। 12 एरिया सैलरीज का, सैलरीज एक्सपेंस, बोनस एक्स, वो भी ठीक है, बोनस कह लें, ओवर टाइम कह लें, सारा सैलरीज में जाता है, ठीक। अच्छा, जो डिस्कशन कर रहा हूं उसके साथ समझ आ रहा है? जो चेकिंग में ऊंची नीच हो गई है ना, अगर वो बाद में एडजस्ट करवा लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे 12 एग्जामिनिंग लार्ज सेल इनवॉइसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 days बिफोर एंड आफ्टर ईयर एंड, बिफोर एंड आफ्टर ईयर एंड, बिफोर एंड आफ्टर ईयर। ये ध्यान में रखिएगा, बिफोर एंड आफ्टर ईयर। क्यों? कि कहीं ऐसा तो नहीं इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल की साल आ गई हो। एरिया कौन सा? असर्शन, कट ऑफ, करेक्ट। आगे चलें जी। एन्यूमरेट क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया वो? इसको एक दफा फिर जाके घर जाके आपने एक दफा प्रैक्टिस कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा मजीद कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर्स में टेस्ट हुए हो, कंसेप्ट उसमें से निकाल के प्रोसीजर, इसी तरह का क्वेश्चन कोई आपके साथ मजीद शेयर करूं। Enumerate the possible overall response to address the assessed risk of material misstatement at financial statement level. क्या प्रोसीजर है फाइनेंशियल? ओवरऑल रिस्पॉन्स याद है? ओवरऑल रिस्पॉन्स याद है? क्या था ओवरऑल रिस्पॉन्स? 1 मिनट है जी भाई, आप बताइए ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या था? नहीं बताना, साथ वाले से पूछे, ये बता दें। हाँ भाई आप बताएं। नहीं, आपने भी नहीं बताना। क्यों? ये साथ वाले से पूछे, ये बताएंगे। नहीं बताना। फिर मेरे से एक सवाल पूछे, सर ये स्टूडेंट ऑडिट में फेल क्यों होते हैं? पूछे मेरे, तो पता नहीं आई क्या बड़ा जालिम है, पास ही नहीं करता, पास ही नहीं करता। ओवरऑल जी आप बताइए ओवरऑल रिस्पॉन्स। ये ओवरऑल रिस्पॉन्स इंक्रीज प्रोसीजर एट ईयर एंड, शाबाश। और
मोर प्लानिंग सुपरविजन रिव्यू, शाबाश। इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, डिक्रीज मटेरियलिटी लेवल, इंगेज एक्सपर्ट। बिल्कुल ठीक है, याद आ गए वो प्रोसीजर याद आ गए। अच्छा, एग्जाम में 4 प्रोसीजर लिख दे काफी है? 6। मैं वैसे हूं तो 8 लिख दूं, कितना टाइम लगेगा? 2 पैराग्राफ थोड़ी लिखने। 4A, Aslam is a junior member of your audit team. During an informal discussion with your team member, Aslam has inquired you about the reason of emphasizing on professional skepticism when honesty and integrity of the management is not questionable based on prior experience. Briefly respond to inquiry of Aslam. कह रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना क्यों जरूरी है जब मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या जब मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो, कंपिटेंट हो, फिर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने हैं? पूछ क्या रहा है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि दोनों? डेफिनेशन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि दोनों? इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि मार्क्स 3, अगर मार्क्स 5-6 होते ना तो मैं कहता डेफिनेशन भी लिखो और इंपॉर्टेंस भी लिखो। मेरे ख्याल में सिर्फ इंपॉर्टेंस 3 नंबर के लिए 3 को लाइनें तो है ना इंपॉर्टेंस की, तो काफी। आपका दिल कर रहा है तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर टाइम हो, लेकिन ज्यादा अहम क्या है? क्लियर हुई है बात? बी पार्ट 4 का भी, व्हाट आर द प्रिंसिपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेड बाय ले यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल दैट आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप की एग्जांपल पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है कि हाउ टू रिड्यूस पूछ रहा है? सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा है, क्लियरली पता चल रहा है सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा है। इसलिए इसमें अगर दिल भी करे तो हमने और कोई चीज नहीं लिखनी। और एग्जांपल्स की एक्सपेक्टेशन गैप की, जी मेरे भाई एंड वाले, एक्सपेक्टेशन गैप की एग्जांपल्स क्या है? कुछ नहीं पता यार, क्या है? ऑडिटर पे बे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा, बट ठीक है, लेकिन आपके सामने ही हालात है। ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस स्टडी भी नहीं है। 5 डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। है क्लास में स्टूडेंट जो दोनों की डेफिनेशन मुझे बता सके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की और डिफरेंशिएशन में डेफिनेशन ही बतानी है ना, डेफिनेशन ही डिफरेंस होता है ना जी। अरे गर्मी लग रही, आपको नहीं गर्मी लग रही? Test of control is the rating effectiveness. पहले भाई ने कहा था जी। Test of control is the sum of rating effectiveness of the general control to prevent, detect or correct the material statement. ठीक है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेक्ट करता है वो थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश में होता है। टू डिटेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट। अच्छा, शाबाश, ये डिफरेंस बताना। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कौन बताएगा? रिलेशनशिप जी, रिलेशनशिप बताइए जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम, और अच्छा अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देंगे। ये दोनों का रिलेशनशिप है ना। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंड ऑन रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कह सकता ना, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट मस्ट बी कंसीडर्ड टू डिटरमिन इफ ऑडिट एविडेंस इज रेलिवेंट। रेलिवेंट, अच्छा रिलायबल की बात नहीं कर रहा, बताइए। हाँ नहीं, पहले तो वो इंट्रोडक्टरी लाइन बताए ना, रेलिवेंस डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन, असर्शन, और फिर कंप्लीटनेस के लिए स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सैंपल सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे। अक्रस के लिए टी काउंट से सैंपल सेलेक्ट करके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे। और 2 और भी पॉइंट थे, एक असर्शन हो सकता है दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट ना हो, और एक और पॉइंट भी था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट टेस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए रेलिवेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई प्रॉब्लम? टेस्ट डिस्कशन क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। असाइन क्या? अच्छा कौन सा रेलिवेंट वाला? भाई ये तो सिंपल था, रेलिवेंट और रिलायबल हमने पूछा पढ़ा हुआ है। हाँ वो कुछ स्टूडेंट ने शायद वो बता रहे हैं कि इसमें गौर से नहीं पढ़ा, रेलिवेंट की बजाय रिलायबिलिटी के प्रोसीजर बता दिए, वो तो 0 नंबर मिलेंगे।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, रेलिवेंट के लिखा था। चलिए अच्छी बात, कोशिश का कोई नंबर नहीं होता। हम प्रैक्टिस में अपने सीनियर से कहा करते थे, सर हमने बड़ी कोशिश की लेकिन जितना टाइम आपने दिया था उसमें काम नहीं हो सका। वो कहते थे हमें कोशिश से नहीं, हमें रिजल्ट से गर्ज है। ठीक है, कोशिश से नहीं, रिजल्ट से गर्ज है। कोशिश के मार्क्स कोई नहीं होते। असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर की तरफ चलेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले ताकि जो प्लान किया हुआ है हाँ उसके मुताबिक मैं जाके कसम खा सकूं कि जो प्लान था उसके मुताबिक ही अमल किया है, चाहे क्वेश्चन एक ही किया। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन देखे पता चल रहा है केस स्टडी है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट्स तक रहना है कि ऑडिट रिपोर्ट से बाहर भी जाना है? प्रोसीजर्स तो नहीं बताने, कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं बताना। आगे चले, यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइड लिमिटेड शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टोटल एसेट्स ऑफ ₹74 मिलियन एंड 582 मिलियन। इसमें से कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा टोटल एसेट? तरतीब से, पहला प्रॉफिट, दूसरा टोटल। प्रॉफिट किस लिए दिया उसने हमें? अगर प्रॉफिट दे दिया है तो टोटल एसेट्स क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। शाबाश। अगली बात मैं बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके दो पर्पस होते हैं टोटल एसेट्स देने के, एक कंफ्यूज करने के लिए और दूसरा ये डिसाइड करने के लिए कि परवेसिव है कि नहीं। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में टोटल एसेट्स भी दिया हो, क्या पर्पस है? एक पर्पस है कंफ्यूज करना, दूसरा पर्पस क्या है? परवेसिव वाली बात मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। एक्सप्लेन नो एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, वो आगे आएगी जब केस स्टडी में आएगी, फिर बताऊंगा। शायद इसी में आ जाए, मुझे पता नहीं है। One subsequent to year end, an employee left the company without settling a loan of ₹0.5 million. Management has refused to make a provision but is ready to give a disclosure. मिस पक्की बात है, लोन दिया था, भाग गया, बैड डेट हो गया, मिस स्टेटमेंट है। मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें, मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें। इफेक्ट क्या है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। एक मिनट है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा जी। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए इस केस में। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए इस केस में। कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब ओपिनियन कौन सा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। अनमॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, रिप्रेजेंटेशन तो हमारे प्रोसीजर में आ जाएगा, वो तो आपने कह दिया था रिपोर्ट से बाहर तो जाना ही नहीं है। जी एक मिनट है जी, मिस स्टेटमेंट तो है, मैं इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा हूं, क्या लाइन लिखेंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, वो तो एमसीएस ऑफ मैटर के एंड में लिखते हैं, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी के एंड में लिखते हैं। आइडिया शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, भाई वो तो मॉडिफाइड ओपिनियन में लिखते हैं, खुदा का खौफ करें। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में नेचर ऑफ, एक मिनट है, कलब के कोई चीज बता, मजाल है आपने उसके ऊपर अमल करना हो। ये आधी बात बता, इन्होंने भी बताई, भाई ने आधी बात बताई है। ये दे भाई को। Artists shall express unmodified opinion provided misstatement is also immaterial on aggregate as well as qualitative basis. ये aggregated qualitative basis किसने लाइन लिखनी है? मुझे कहिएगा, मैं उधर आगे लिख दूंगा पेपर में, आपको तो याद नहीं आनी। लिख देंगे। सेकंड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, वो कह रहे सोल्यूशन में नहीं लिखी, कोई बात नहीं लिखी तो लिख दें। The revenue recognition policy is not consistent with the relevant international accounting standard. Had it been in accordance with IAS, profit before tax would have been ₹79.2. Counting by IFRS के मुताबिक नहीं, अगर IFRS के मुताबिक होती, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना होता। अब कितना, मटेरियलिटी लेवल कितना था? 3.7। तो ये तो परवेसिव हो गई। मिस स्टेटमेंट कितने किया है? हाँ 5.2। अक्सर कोई स्टूडेंट कहते हैं सर मिस स्टेटमेंट 79.2 किया। भाई वो कहते हैं मिस स्टेटमेंट से पहले प्रॉफिट इतना था, मिस स्टेटमेंट सही कर रहे, मिस स्टेटमेंट ठीक करने से पहले इतना था, ठीक करे तो इतना होता, तो मिस स्टेटमेंट डिफरेंस किया है 79.2 की नहीं है, डिफरेंस किया है 5.2 मिलियन। उसको कंपेयर करें, मटेरियल है। थर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट विद ए मेजर कस्टमर इज अबाउट टू एक्सपायर आफ्टर 3 years. Certain internal documents show that major customer था, that company might have to face a very difficult situation thereafter. Going का 3 साल बाद के लिए, हाँ तो हम तो गोइंग का असेसमेंट 12 महीनों की करते हैं।
गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा। अच्छा, स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा हुआ है उसने कि आप कुछ ऐसे इवेंट जो साल के बाद इफेक्ट करते हैं ना, वो भी क्लाइंट से पूछ लें। ये किस लिए कहा हुआ है उसने? ताकि वो अगले साल जब हम जाए तो हमें पता हो, हमारे जेहन में हो कि एक मसला था पिछले साल। ये क्लियर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं लिखेंगे, बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं, गोइंग कंसर्न के बारे में नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा। गोइंग कंसर्न के बारे में क्यों नहीं लिखेंगे भला? गोइंग कंसर्न होती है जो मसले एक साल के अंदर अंदर आए, ये मसला एक साल के बाद वाला है। 4, पर्सनल फाइल को कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी कहते हैं। ऐसी फाइल्स होती है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज का सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसका सीवी वगैरह, उसके जो इंक्रीमेंट लगे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह। पर्सनल नहीं, पेरोल फाइल नहीं है, पेरोल फाइल नहीं है। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास हर एम्प्लॉय का डाटा होता है, उसका फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस, उसके यूं समझ लीजिए जब हम इंटरव्यू दे सीवी और उसके साथ जो डिग्री की कॉपीज वगैरह होती है वो सारी लगी होती है। ये पेरोल फाइल नहीं है, इसको पर्सनल फाइल और प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंशियल फाइल भी कहते हैं। ऑफ मैनी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। देखा जी, उसमें उस फाइल के अंदर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सैलरीज पेड टू सच एग्जीक्यूटिव आर 24 मिलियन। पहले मुझे बताइए, क्या ये हमारे ऑडिट एविडेंस का हिस्सा है? हमने तो ये देखना है उनको सैलरीज कितनी पे की गई, वो वेरीफाई कर चुके हैं। पेरोल हमारे लिए है। अगर इसमें से कोई ऐसी उनकी इंटरनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो ये वीकनेस इंटरनल कंट्रोल तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी, हाँ शाबाश, सैलरी शीट होती ना तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन होती, क्योंकि हम कहते हैं सैलरी शीट को वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल क्लियर। ये चलिए, ये आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर कल और अगले कुछ लेक्चर में एक दो करके लेक्चर। परवेसिव का कैसे पता चलेगा? परवेसिव का फार्मूला क्या बताया हुआ है? 50% से ऊपर। तो जब कभी मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट प्रॉफिट के 50% से ज्यादा हो तो आपने सोचना है परवेसिव है कि नहीं। कम हो तो फिर नहीं सोचना, ज्यादा हो तो सोचना है। पर बात समझ आई है मेरी? नहीं समझ आई? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल, केस स्टडी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं वो केस, अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूं, पूरा चैप्टर नहीं है इसके ऊपर। अगर तो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन प्रॉफिट के 50% से कम है, मटेरियल 50% से ज्यादा है तो कंफर्म नहीं है, सोचना है परवेसिव है कि नहीं, परवेसिव है कि नहीं। अब वापस आ जाए, हमने ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया, उसमें आखिरी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गए, ड्राफ्टिंग वाले, वो भी नहीं करवाने, उनका ताल्लुक कंसेप्ट से नहीं है, वो भी नहीं करवाने। हाँ वो रटे वाला है, लेकिन मैं अभी थोड़ा टाइम देके फिर आपको करवाऊंगा। चैप्टर 1 से 4 भाई नोट्स दे दे यार, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा, चैप्टर 1 से ये हमारे ऑडिट का ओवरव्यू था, 4 चैप्टर्स। अगर आपको इतना जितना ऑडिट मैंने पढ़ाया है इतना समझ आया तो इसका मतलब है बाकी का ऑडिट भी समझ आ जाएगा। इसमें तकरीबन सारी ऊंच नीच कवर हो जाती है ऑडिट की पहले 4 चैप्टर। और अगर इसमें प्रॉब्लम थी तो इसका मतलब आइंदा भी प्रॉब्लम। सिर्फ असेसमेंट के लिए पूछ रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स को अभी तक जितना हमने ऑडिट पढ़ा ये इजी लगा? तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इजी ही लगेगा। कितने स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगा कि कुछ चीजें मुश्किल थी कुछ चीजें आसान थी? मॉडरेट, तो बाकी का ऑडिट भी आपको मॉडरेट लगेगा। इससे ज्यादा डिफिकल्टी, नए कंसेप्ट आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नए कंसेप्ट नहीं आएंगे, लेकिन इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। और कितने स्टूडेंट्स को ऑडिट डिफिकल्ट लगा? तो आइंदा भी प्रोबेबली आपको ऑडिट डिफिकल्ट लगेगा अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ाना दे। क्योंकि आप जैसे अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा जिनके लिए कंसेप्ट इजी था, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि आपने अपनी एफर्ट्स को कम कर देना है, क्योंकि अगर नए कंसेप्ट आएंगे प्रैक्टिस भी करें। हाँ, जिनके लिए सब्जेक्ट अभी तक ये 4 चैप्टर मुश्किल लगे जिनको, वो क्या करें, आधा घंटा मजीद ऐड कर दें। डेली कितनी देर पढ़ते हैं? ये मुश्किल लगा आप आधा घंटा, तो आधे घंटे में मुश्किल ही लगना है। भागा होगा, मैं परेशान हो गया था। तो आधे घंटे में भी आपको आसान लगे, मेहरबानी भाई आपका। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली, अब हम समझ लें प्रैक्टिकली आज ऑडिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, अभी तक सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रैक्टिकली ऑडिट चलता है वैसे कंसेप्ट्स पढ़े। सबसे पहले हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, एक बंदा सिगरेट नहीं लगाई,
एक चाय पी रहे हैं, एक बंदा आया, आके कहने लगा सर हम चाहते हैं, मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं, हम चाहते हैं आप हमारी इस कंपनी का ऑडिट करें। मुझे ये बताइए क्या हमें फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस क्लाइंट को? इसका जवाब है नहीं। नहीं, याद रखिए, अगर आपने हम कभी डेली बेसिस के ऊपर बाजार से कोई चीज लेने जाए ना, तो जो दुकानदार होता है उसको सिर्फ एक चीज से कंसर्न होता है, हमारे जेब में पैसे आए कि नहीं, पैसे दिए चीज लिया गए। लेकिन याद रखिए ऑडिट प्रोफेशन में हमें सिर्फ पैसों से गर्ज नहीं है, हम देखते हैं जो क्लाइंट हमारे पास ऑडिट करवाने के लिए आ रहा है ये इस काबिल भी है कि नहीं इसका ऑडिट किया जाए। आपने पढ़ा होगा कि A firm is known by the client it keeps. Firm is known by the client. अगर उसके क्लाइंट ऐसे होंगे जो फ्रॉड करने वाले होंगे तो लोगों के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये तो फ्रॉड करने वालों के साथ होते हैं। जो अच्छे क्लाइंट है, अच्छे शेयर होल्डर है, वो फिर हमसे ऑडिट नहीं कर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी क्लाइंट हमारे पास आए, हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, हर एक को यस नहीं करनी। हमने पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जिन्हें कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। इनका मकसद ये होता है वैल्यूएट करना, क्या हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर 5 का थीम है। ये हमें ये बता रहा है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा कि ऑडिट कीजिए आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हमने ये डिसीजन करने से पहले क्या काम करने हैं, उसे यस या नो कहने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन्हें कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। नाम से जाहिर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, यानी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। थीम समझ आया? अच्छा, लेकिन मैं अगले 4 चैप्टर्स को हल्का सा ओवरव्यू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 चारों का। हमारे आर्ट में एक टर्म है जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन ऑडिटर सिर्फ यही काम नहीं करता। ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट, ये तो वो काम है जो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद किए जाते हैं। ऑडिटर कुछ प्रोसीजर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले भी करता है, उनको ऑडिट प्रोसीजर नहीं कहते। हालांकि वो प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है, उनको ऑडिट प्रोसीजर क्यों? क्योंकि अभी वो ऑडिटर बना ही नहीं, अभी ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं। ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद हम जो भी काम करेंगे वो ऑडिट प्रोसीजर कहलाता है, और वो या तो रिस्क असेसमेंट होगा या टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव। लेकिन अभी जिस पॉइंट पे हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुए, अब जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इनको ऑडिट प्रोसीजर नहीं कहते। इनको फिर क्या कहते हैं भला? इनको कहते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इनको क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। नाम से जाहिर है ये वो प्रोसीजर्स हैं जो एंगेजमेंट से पहले, स्टार्ट में सबसे पहले वाले परफॉर्म होते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इसमें 2 प्रोसीजर हैं, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर जिनका मकसद होता है डिसाइड करना हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, और अगर ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आंसर आए यस में, तो फिर दूसरा काम होता है हम उसके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 2 एक्टिविटीज हैं। पहली एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करना, और दूसरी अगर एक्सेप्टेंस का जवाब यस आ जाए तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना, एंगेजमेंट लेटर। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट समझ आ गई? चलिए अब स्टडी करते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्टेंस का वर्ड है इनिशियल ऑडिट के लिए, कंटिन्यूअस का वर्ड है रिकरिंग। इसका मतलब है अगर पहली दफा हमारे पास कोई क्लाइंट आया ऑडिट करवाने के लिए, उस पर भी ये प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, और अगर पिछले साल हमने ऑडिट किया था, अगले साल फिर वो हमसे ऑडिट करवाना चाहते हैं, क्या अब दूसरे साल में हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? यस। एक्सेप्टेंस का डिसीजन हर साल रीअसेस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है मे भी पिछले साल जो मैनेजमेंट थी सब चेंज हो गई हो, ठीक है, और भी बड़ी रीजन हो सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना है हमने, कौन कौन से मैटर कंसीडर करें? पहला, इंटेग्रिटी और क्लाइंट की टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, और अपनी कंपिटेंस और रिसोर्सेस। क्या हम इस काबिल हैं कि इस क्लाइंट का ऑडिट कर सकें? हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं? अगर मैंने इससे पहले कभी किसी बैंकिंग कंपनी का ऑडिट नहीं किया
और क्लाइंट मुझे कहता है कि जी 2 महीने में बैंक है, हम 2 महीने में ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, और मैं कहता हूं कि आज तक मैंने ऑडिट किया नहीं, अगर मैं ऑडिट करने एक्सेप्ट कर लूं तो मुझे रेलिवेंट स्किल्स को, नॉलेज को हासिल करने के लिए 2 महीने चाहिए, तो 2 महीने मुझे नॉलेज स्किल्स एक्वायर करने के, 2 महीने ऑडिट करने के, 4 महीने का टाइम चाहिए। अगर क्लाइंट मुझे 4 महीने का टाइम दे दे तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूं, अगर टाइम ना दे तो क्या मुझे, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, स्किल्स नहीं है, ठीक है। क्या सेशन के स्टार्ट में प्रिंसिपल साहब मुझे कहें फर्ज कीजिए आप कॉस्ट काउंटिंग पढ़ाएं, आप टैक्स पढ़ाएं, क्या मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मुझे? नहीं, कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं। हाँ, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे उन्हें कहना चाहिए कि सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन पहले मुझे खुद सीखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 6 महीने का टाइम तो दीजिए, मैं पास पेपर्स देख लूं, मैं किताब में कंसेप्ट देख लूं, और फिर मुझे पता चल जाए मैं इस काबिल हूं भी कि नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए हर प्रोफेशनल को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है क्या उसके पास कॉम्पिटेंस है, उसके पास रिसोर्सेज है, कॉम्पिटेंस का ताल्लुक उसके पास सफिशिएंट नॉलेज एक्सपीरियंस है, नहीं है तो क्या वो विद इन टाइम एक्वायर कर सकता है। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि उसके पास ह्यूमन सोर्स भी होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। फिर वेदर फर्म कैन कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकती है। इसमें सबसे अहम रिक्वायरमेंट होती है इंडिपेंडेंस की, यानी इसका मतलब है जब कभी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा कि सर ऑडिट करते, हमने 3 चीजें देखनी है, 3 मैटर्स को कंसीडर करना है। पहला उसमें क्या देखना है, इंटेग्रिटी, दूसरा अपने आप में कॉम्पिटेंस रिसोर्सेज, तीसरा कि हम दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स याद रखें 2 जगह पे लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में। अच्छा, आप लोगों को जितना ऑडिट आता है ना, मुझे लगता है कि मुझे इधर बैठ जाना चाहिए, आपको सामने आ जाना है। मैं कोई भी कंसर्न बताने लगा हूं, पहले बोल लेते हैं कोई ना कोई भाई, शाबाश शाबाश। कंपनी एक है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, 2 जगह पे हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में सबसे अहम रिक्वायरमेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंस की, वो 2 जगह पे है, एक कंपनीज एक्ट में। अब जो मेरे बोलने से पहले बोला ना, उसे दरखास्त की जाएगी कि भाई ना बोले। कंपनी ऐसा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में सबसे अहम है इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस 2 जगह पे लिखी है, एक कंपनीज एक्ट में जिसे कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट, दूसरा कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स में जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिपेंडेंस, क्या हमारे लिए इंडिपेंडेंट होना लाजमी है? क्या हमें एक्सेप्ट करने से पहले देखना चाहिए हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं? बिल्कुल देखना। इंडिपेंडेंस कैसे पता चलेगा? रिक्वायरमेंट्स 2 जगह पे लिखी है, एक कंपनीज एक्ट में जिसे कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, चैप्टर 6, और फिर दूसरी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी है, जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है, चैप्टर 7। चैप्टर भाई ये मैटर्स टू बी कंसीडर्ड समझ आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर फर्ज कीजिए हम ये फैक्टर कंसीडर किए बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई थ्रेट है, कोई खतरा है? यस, 2 खतरे हैं। पहला, हम ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जिसमें इंटेग्रिटी नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं। एक दूसरा थ्रेट भी है कि हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे हालांकि हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, गलत ऑडिट कर लेंगे। तीसरा भी हो सकता था कि इंडिपेंडेंट नहीं है, शाबाश, लेकिन किताब ने नहीं लिखा, हमने भी नहीं लिखा, वरना कंसेप्चुअली तीसरा भी आ सकता थ्रेट। अब बताए थ्रेट, अगर आप मुझे बताए जब कभी नया क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे, थ्रेट है कि हो सकता है उसमें इंटेग्रिटी ना हो सकता है हमें कॉन्फिडेंस ना हो, तो क्या हमें एड्रेस करना चाहिए इनको? कैसे पता चल, अब आप एक नया क्लाइंट आया, क्या हमें उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी इंटेग्रिटी देखनी चाहिए? कैसे पता चलेगा इंटेग्रिटी है क्या? पिछले ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लो, सबसे अहम, उसको पता होगा, उसने 1 साल गुजारा उस क्लाइंट के साथ। कैसे पूछे? ज़बानी कलामी, रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में पूछते, उस लेटर को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। तो पहला प्रोसीजर क्या? इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। और फर्ज कीजिए अगर हमें किसी वजह से इसका जवाब नहीं मिलता, वो आगे पढ़ेंगे कब जवाब नहीं मिलता, तो फिर क्या करें? फिर अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले लें।
जैसे क्लाइंट ऑडिटर के अलावा जो दूसरे लोगों से डील करता है तो इसी दुनिया में डेटर से, टैक्स वालों से, बैंक्स वगैरह से, या और कुछ नहीं, नेट पे बैठ के सर्च कर लें। आपको बहुत सी कंपनीज के डायरेक्टर, जैसे अब आपको पता है कि अगर किसी कंपनी, शुगर कंपनी है, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े बड़े लोग होंगे, क्या आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कौन है? तो इसीलिए इसे कहते हैं बैकग्राउंड सर्च करना। बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं नेट पे बैठ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इंटेग्रिटी वैल्यूएट कर लिया आपने। इसके बाद ये हमने देखा क्लाइंट में इंटेग्रिटी का इशू तो नहीं है। अगर इंटेग्रिटी का इशू हो तो क्लाइंट को माजरत कर लें। अगर इंटेग्रिटी का इशू नहीं है, दूसरी चीज क्या देखनी है? हम कॉम्पिटेंट है। आप बताइए कैसे पता चलेगा हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं? हम देखेंगे, हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री ऑब्टेन करेंगे। अगर फर्ज कीजिए हमने टेक्सटाइल कंपनी का पहले ऑडिट नहीं किया, क्लाइंट आया, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्लाइंट स्टैंडर्ड कहते हैं कर सकते हैं। कोई ना कोई क्लाइंट तो पहली दफा करना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन रीजनेबल टाइम लीजिए क्लाइंट से, 2 3 4 जितना भी आप मुनासिब समझते हैं, ठीक है, 2 3 4 साल का नहीं जी। नॉर्मली जो इनिशियल ऑडिट होता है ना, इसमें हम क्लाइंट के साथ टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा एग्री करते हैं, क्योंकि क्लाइंट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिजनेस के बारे में, उसकी इंडस्ट्री के बारे में, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, उसके ऊपर फ्रेमवर्क कौन कौन सा एप्लीकेबल है। ठीक है, सिंपल कंपनी है तो कंपनी एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी अप्लाई हो रहा होगा, उसके ऊपर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई हो रही होंगी। हमने फिर उन रिक्वायरमेंट्स को भी तो अंडरस्टैंड करना है। कंपनीज एक्ट तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए हम अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंट इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को ट्रेन करेंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है हम कॉम्पिटेंट है, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है और रिक्वायर भी नहीं कर सकते विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, तो हमें इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। फिर सफिशिएंटली एक्सपीरियंस स्टाफ, जिसके पास नेसेसरी स्किल्स हो वो पॉइंट किया जाए। हमारे एक ऐसी एंगेजमेंट थी, नॉर्मली एंगेजमेंट होते हैं आर्टिकल में, उसमें कुछ जूनियर होते हैं, कुछ सेमी सीनियर, कुछ सीनियर, यानी कुछ जिन जो आर्टिकल्स के आखिरी साल में होते हैं, कुछ जिनको अभी 1.5-2 साल हुआ है, और कुछ जो अभी ताजा भर्ती होते हैं। हमारी एक एंगेजमेंट ऐसी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस एंगेजमेंट की नेचर बहुत ज्यादा रिस्की थी, उसमें कोई फ्रॉड का चक्कर था। तो हम एंगेजमेंट की नेचर के लिहाज से डिसाइड करते हैं, अगर हमें लगे ना रिस्क ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हम सफिशिएंटली एक्सपीरियंस स्टाफ नेसेसरी स्किल्स के साथ। अगर आपको पता चले कि क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करवाई है, आम लोगों को साथ ले जाएंगे कि किसी अपनी फील्ड ऐसे बंदे को जो वैल्यूएशन का एक्सपर्ट, उसको भी एंगेज करेंगे। एग्री रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। रियलिस्टिक टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? कि 2-3 महीने, ये ना हो कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया हमारे पास और वो कहे हमने 20 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। हम कहेंगे सर हम तो हमने तो अभी सीखना है काम को, हमें टाइम लगेगा। अगर आप अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम एग्री करते हैं, यानी एंगेजमेंट होनी चाहिए 2.5 महीने में, आपने 1 महीना एग्री कर लिया और कुछ प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सके, रिपोर्ट दे दी, स्टैंड बताइए आईकैप रिव्यू करेगा तो किसको पकड़ेगा? ऑडिटर को। ऑडिटर कहेगा कि सर 1 महीने का टाइम था, उसमें भी दिन रात करके मैंने 1.5 महीने वाला काम कर लिया। आईकैप का ने एक्सेप्ट क्यों किया था? एक्सेप्टेंस के वक्त देखना है कि हम इस काबिल हैं कि नहीं एक्सेप्ट कर सके। कंपेयर कंप्लाई फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फर्म के अपने भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं जिनको सामने रख के हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना कि फर्म के हमारे सीनियर हमें बताते थे हमारी फर्म की पॉलिसी थी, हालांकि अच्छी फर्म कंसीडर की जाती है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे सीनियर बताया करते थे, मुझे कंफर्म नहीं, कि वो टेक्सटाइल का क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करते। और सीनियर ये बताते थे इस वजह से उसमें रिस्क ज्यादा। अब फर्म की अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी फर्म टेक्सटाइल कंपनी का ऑडिट नहीं करती होगी, या जो करती है वो गलत करती है। नहीं, इसका यह मतलब नहीं, बस अपने अपने प्रोसीजर। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। अब फर्ज कीजिए मैंने ये फैसला किया, मैंने पढ़ाना है तो सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्या इसका ये मतलब है मैं एसीसीए या आईसीए के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मेरे अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ, मुश्किल लगा। ये क्लियर? अगर हमने ये मैटर कंसीडर कर लिया, ये थ्रेड्स तो थे, नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले थ्रेड्स तो थे, लेकिन हमने ये वाले प्रोसीजर या सेफगार्ड परफॉर्म करके, ये वाले प्रोसीजर या सेफगार्ड परफॉर्म करके इनको एड्रेस कर लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब प्रोसीजर आफ्टर जब हमने डिसाइड कर लिया, अगर नो किया तो क्लाइंट को सॉरी का मैसेज भेज देना है। अगर यस किया ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, तो क्लाइंट को अपनी कंसर्न भेज दिया यस।
क्लाइंट हमें फिर एजीएम में पॉइंट करेगा, ये आप पढ़ेंगे प्रोसीजर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है। और फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेंगे, एंगेजमेंट लेटर एग्री करेंगे, एग्रीमेंट होता है ना ये है हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जब भी कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे रिस्क है कि हो सकता है क्लाइंट में इंटेग्रिटी ना हो या हम कॉम्पिटेंट इनफ ना हो। हमने देखा कि नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने में थ्रेट्स क्या होते हैं और इन थ्रेट्स को के प्रोसीजर परफॉर्म करके एड्रेस किया जा सकता है, और अगर एड्रेस कर लें तो उसके बाद हमने प्रोसीजर आफ्टर एक्सेप्टेंस क्या करना। क्लियर? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।